नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनू स्टडी 99 पर। दोस्तों, आप सभी के समक्ष में छंद के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। छंद को हम पढ़ने वाले हैं। ये छंद की पहली क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी वह आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आज की क्लास में हम छंद के विशेष तथ्य, छंद की व्युत्पत्ति, छंद की परिभाषा तथा छंद के अंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो और फटाफट से देख लेते हैं हम छंद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 हम देख लेते हैं, छंद की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो छंद शब्द चद, छद धातु में असून प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नियमबद्ध या फिर आच्छादित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? नियमबद्ध या आच्छादित करना, जो कि असून प्रत्यय के योग से बना हुआ है। और इसमें धातु कौन सी है? चद या छद धातु है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि छंद शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता रहेगा तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 है, छंद की क्या परिभाषा है? उत्तर है, जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, चरण, गढ़, वर्णों या मात्राओं की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। उस काव्य पंक्ति को क्या कहते हैं? उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, छंद का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर है, छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 5 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, छंद शब्द ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? उत्तर है, छंद शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है तथा 90वें सूक्त को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कई प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला तो ये छंद शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि छंद शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में मिलता है? तो 90वें सूक्त में मिलता है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि छंद शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के किस मंत्र में मिलता है? तो 9वें मंत्र में मिलता है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि 90वें सूक्त को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 90वें सूक्त को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 90वें सूक्त को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ऐसे देखिए, हम एक प्रश्न और उत्तर के जरिए कई और भी उत्तरों को प्राप्त कर ले रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो भी प्रश्न है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छंद को वेद का क्या माना गया है? उत्तर है, छंद को वेद का पाद या पैर माना गया है। छंद को वेद का पाद या पैर माना गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है, वैदिक छंद के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर है, वैदिक छंद के जनक ब्रह्मा माने जाते हैं। जो वैदिक छंद था उसके, वैदिक छंद है जो, उसके जनक कौन माने गए हैं? ब्रह्मा माने गए हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, लौकिक छंद के जनक कौन माने जाते हैं? तो लौकिक छंद के जनक पिंगल मुनि माने जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि छंद के जनक कौन माने जाते हैं तो भी हम पिंगल मुनि को ही मानेंगे। अगर प्रश्न ऐसे बनेगा कि वैदिक छंद के जनक कौन माने गए हैं तो वैदिक छंद के जनक ब्रह्मा माने गए हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात कैसे होता है? उत्तर है, छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है। तो छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात कैसे होता है? छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, या समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो अनावश्यक हो। इसमें सभी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनता आया है और आगे भी बनेगा। अगर छंद से प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न संख्या 10 हम देख लेते हैं, पिंगल मुनि के नाम पर छंद तथा छंद शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, पिंगल मुनि के नाम पर छंद को पिंगल तथा छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम पे जाना जाता है? पिंगल मुनि के नाम पर छंद को पिंगल तथा छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिंगल मुनि का समय कब माना गया है? उत्तर है, पिंगल मुनि का समय 700 ईस्वी पूर्व का समय माना गया है। 700 ईस्वी पूर्व का समय माना गया है। किसका? पिंगल मुनि का। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना कब की? तो पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में 200 ईस्वी पूर्व के आसपास की। प्रश्न संख्या 13 है, छंद के कितने अंग होते हैं? ये क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछा जाता है। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 8 अंग होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? उत्तर है, छंद के अंग देख लेते हैं हम। छंद के कौन कौन से अंग हैं? गति है, यति, लय, तुक, मात्रा, गढ़, चरण, वर्ण, ये सभी क्या है? छंद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, गति किसे कहते हैं? किसी काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहाँ तक पढ़ा जाता है वह दूरी क्या कहलाती है? वह दूरी गति कहलाती है। गति को प्रवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, यति किसे कहते हैं? तो उत्तर है, किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिह्न का प्रयोग किया जाता है उस चिह्न को यति कहते हैं। उस चिह्न को यति कहते हैं जिसका प्रयोग विराम हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, यति के कितने भेद होते हैं? तो यति के 3 भेद होते हैं। यति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है अर्धयति। अर्धयति का ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? अर्धयति का चिन्ह बना हुआ है। और पूर्णयति, पूर्णयति ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? पूर्णयति का चिन्ह है। और परिपूर्णयति का चिन्ह ये होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इसमें से अर्धयति का चिन्ह कौन सा है, या फिर पूर्णयति कौन सी है, या परिपूर्णयति कौन सी है। अगर आपको पता होगा तभी आप उसका आंसर ठीक तरीके से कर पाएंगे, वरना आप
उसको गलत कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को रेनू स्टडी 99 चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अर्धयति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर है अर्धयति ये जो चिन्ह बना हुआ है ब्रैकेट में, ये अर्धयति का चिन्ह है। अर्धयति का प्रयोग विषम चरणों के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विषम चरणों के अंत में किया जाता है। छंद में मुख्यतः दोस्तों 4 चरण होते हैं। उसमें पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है तथा दूसरा तथा चौथा चरण सम चरण होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, लय किसे कहते हैं? उत्तर है स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। स्वरों के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। लय से छंद या काव्य की ग्राह्यता बढ़ जाती है। छंद से लय से क्या होता है? छंद या काव्य की ग्राह्यता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, तुक किसे कहते हैं? उत्तर है चरणों के अंत में एक समान ध्वनि तथा वर्ण का आना क्या होता है? तुक होता है। चरणों के अंत में एक समान ध्वनि तथा वर्ण का आना तुक होता है। उदाहरण है, राघव बोले देख जानकी के आनन को, स्वर्ग गा का मिला कैसे कानन को। देखिए दोस्तों, इसमें जो अंत में क्या है? को है। पहली लाइन में भी को है तथा दूसरी लाइन में भी के अंत में को है। यही है चरणों के अंत में एक समान ध्वनि तथा वर्ण का आना। इसी को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जो प्रथम लाइन में है, लास्ट में है अंत में को, और दूसरी लाइन के अंत में भी को है, वही क्या? तुक का मिलना होता है। इसी को तुक का मिलना कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21 है, छंद में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? उत्तर है किसी छंद में न्यूनतम 4 चरण होते हैं। किसी छंद में न्यूनतम 4 चरणों की आवश्यकता होती है। पहले तथा तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरण को क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है स्वर युक्त लिखित ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो स्वर युक्त होता है, यदि स्वर रहित होगा तो वो व्यंजन होगा, और स्वर सहित होगा तो वो क्या होगा? स्वर युक्त लिखित ध्वनि चिन्ह वर्ण होता है। स्वर होता है, वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के भेद होते हैं? तो उत्तर है काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है लघु वर्ण। जो लघु वर्ण का चिन्ह है, ये ब्रैकेट में है, जो ये क्या है? लघु वर्ण का चिन्ह है। और दूसरा है गुरु वर्ण। गुरु वर्ण का चिन्ह, ये जो ब्रैकेट में यस से डिनोट किया गया है, ये क्या है? गुरु वर्ण का चिन्ह है। प्रश्न संख्या 25 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कौन कौन से वर्ण लघु वर्ण होते हैं? उत्तर है अ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं? तथा इनसे युक्त क्या होते हैं? लघु वर्ण होते हैं। उदाहरण है कमल, विमल, सुमन, कृपण, ऋतु इत्यादि। तो देखिए दोस्तों, कमल में
क में अ मिला हुआ है तो इसमें लघु वर्ण होगा, एक मात्रा का समय लगा हुआ है। और म में भी अ लगा हुआ है तो इसमें भी लघु वर्ण की मात्रा का काउंट करेंगे। और ल में भी अ लगा हुआ है, इसमें भी लघु वर्ण की मात्रा को काउंट करेंगे। तो यानी कि एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्राओं का समय किस में लगा है? कमल में लगा है। लघु वर्ण की मात्रा का समय इसको कहते हैं। विमल में देख लेते हैं हम। छोटी ई की मात्रा है तो इसमें भी एक वर्ण लघु वर्ण है। और म में भी अ है तो एक लघु वर्ण की मात्रा है। ल में भी अ है तो एक लघु वर्ण की मात्रा है। इसको हम 3 वर्ण काउंट करेंगे। विमल में भी कितने वर्ण हैं? 3 लघु वर्ण की मात्रा को काउंट करेंगे। इसी तरह से सुमन में भी स पे छोटा उ है तो एक मात्रा, म पे अ है तो एक मात्रा और न पे अ मिला हुआ है तो एक मात्रा। सुमन में भी कितने लघु वर्ण की मात्रा है? 3 लघु वर्ण की मात्रा सुमन में भी। इसी तरह कृपण में क पे री है, री में जैसे ये लघु वर्ण में काउंट होता है तो एक लघु वर्ण की मात्रा, प में भी अ मिला हुआ है तो एक लघु वर्ण की मात्रा, ड़ में भी अ मिला हुआ है तो एक लघु वर्ण की मात्रा। यानी कृपण में कुल कितनी मात्राओं का समय लगा हुआ है? तो 3 लघु वर्ण की मात्राओं का समय लगा हुआ है। ये आप भी आराम से इसको काउंट करके आप भी देख सकते हैं कि किसमें कितनी मात्राओं का समय लगा हुआ है। जैसे कि ऋतु में री को हम लघु वर्ण में काउंट करते हैं तो री में एक लघु वर्ण की मात्रा और त पे छोटा उ है तो एक लघु वर्ण की मात्रा। इसमें भी 2 लघु वर्ण की मात्रा की गणना हम करेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब हम लघु वर्ण के बारे में जान लिए हैं, अभी हम गुरु वर्ण के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 26 है, कौन कौन से वर्ण गुरु वर्ण होते हैं? उत्तर है आ बड़ी ई, आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ तथा इनसे युक्त वर्ण गुरु वर्ण होता है। गुरु वर्ण को हम एस से डिनोट करते हैं, जिसको में जहाँ भी एस यानी कि गुरु वर्ण को डिनोट करेंगे वहाँ पे हम उसमें 2 मात्राओं का समय काउंट करेंगे। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। काज, शीतल। जैसे काज में हम देख लेते हैं पहले। काज में क्या है? क पे आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण, क्योंकि ये देखिए बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ तथा इनसे युक्त वर्ण क्या होता है? गुरु वर्ण होता है। तो क पे आ की मात्रा है तो गुरु की मात्रा, ज पे अ की मात्रा है तो लघु की मात्रा। लघु की मात्रा को ऐसे डिनोट करेंगे और गुरु की मात्रा को एस से डिनोट करेंगे। और शीतल में बड़ी की मात्रा है तो गुरु से डिनोट करेंगे। त में अ है तो लघु की मात्रा, ल में अ है तो लघु की मात्रा। इसी तरह से ऊन में बड़ा ऊ है तो गुरु की मात्रा और न में अ है तो लघु की मात्रा। देश में गुरु और स में लघु की मात्रा। म पे अ की मात्रा है तो मैं पे गुरु की मात्रा, न पे आ है, आ की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु की मात्रा। सोना में इसी तरह से ओ की मात्रा को गुरु की मात्रा बोलते हैं और न में आ है तो नाम में भी गुरु की मात्रा है। इसी तरह से मौसम को हम देख लेते हैं। मौसम में एक गुरु, एक लघु। अब हम कैसे मात्राओं को काउंट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे काज में है एक गुरु एक लघु, यानी कि 3 मात्राएं। गुरु को 2 मात्राओं को काउंट करते हैं और लघु को 1 मात्रा, तो 2 1 3 मात्रा काज में हो गई। शीतल में देख लेते हैं। शीतल में एक गुरु है तो 2 मात्रा गुरु की और 2 मात्रा लघु की, मिला के कुल 4 मात्राएं शीतल में है। ऊन में हम देख लेते हैं। ऊन में एक गुरु और एक लघु है तो गुरु की मात्रा 2 हो गई, 2 मात्रा ये और ये लघु की 1 मात्रा, 3 मात्राओं का समय लगा हुआ ऊन में। देश में देख लेते हैं। गुरु में 2 मात्रा तथा लघु में 1 मात्रा, यानी 3 मात्रा यहाँ भी होगी। इसी तरह मैना में है। मैना में 2 गुरु है, 2 गुरु यानी 4 मात्रा का समय। सोना में भी 2 गुरु है, 2 गुरु यानी 4 मात्रा का समय। इसी तरह मौसम में 1 गुरु है तो 2 मात्रा गुरु की
एक गुरु की मतलब दो मात्रा ये, और लघु लघु की एक एक मात्राएं, 4 मात्राओं का समय मौसम में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27 हम देख रहे हैं। यदि किसी वर्ड के बाद विसर्ग, ये देखिए जो दो बिंदी है ये विसर्ग का चिन्ह है। यदि किसी वर्ड के बाद विसर्ग लगा हो तो क्या माना जाएगा? प्रश्न संख्या 27 है। यदि किसी वर्ड के बाद विसर्ग लगा हो तो विसर्ग के ठीक पहले के वर्ड को क्या माना जाएगा? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी उसके लिए। तो इसमें उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर है विसर्ग। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। यदि किसी वर्ड के बाद विसर्ग लगा हो तो विसर्ग, ये जो बिंदी है ये विसर्ग के ठीक पहले को वर्ड को, मतलब विसर्ग के ठीक पहले के वर्ड को क्या माना जाएगा? तो उत्तर है विसर्ग। ये जो बिंदी है विसर्ग के ठीक पूर्व के वर्ड को गुरु माना जाएगा, यानी कि विसर्ग के ठीक पहले जो वर्ड होगा उसको हम गुरु की मात्रा से डिनोट करेंगे। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण है पुनः। देखिए प पे उ की मात्रा है तो लघु की मात्रा हो गई, और न पे भी लघु की मात्रा होती, परंतु यह न जो है विसर्ग के ठीक पहले का वर्ड है। इसलिए विसर्ग के ठीक पहले का वर्ड होने के कारण न पे हम गुरु की मात्रा काउंट करेंगे। उसी प्रकार दुख है, द पे उ की मात्रा है तो यहाँ पे द पे लघु की मात्रा को काउंट करते, परंतु विसर्ग के ठीक पहले दु लिखा हुआ है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और ख पे अ की मात्रा है तो लघु की मात्रा काउंट की जाएगी। यानी कि पुनः पे कितनी मात्राओं का समय लगा हुआ है? एक गुरु एक लघु मिलके 3 मात्रा का समय, और दुख में भी एक गुरु की मात्रा मतलब 2 मात्रा, और एक लघु की मात्रा, 3 मात्राओं का समय दुख में भी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। अनुस्वार युक्त वर्ड क्या होता है? उत्तर है अनुस्वार युक्त वर्ड गुरु होता है। अनुस्वार युक्त वर्ड क्या होता है? गुरु होता है। जैसे ये अंग अनुस्वार, ये जो बिंदी है ये अंग अनुस्वार की ये है चिन्ह है। अनुस्वार जिस भी वर्ड में अनुस्वार की मात्रा लगी होगी तो उसको हम गुरु की मात्रा से डिनोट करेंगे। जैसे उदाहरण है मयंक, म में अ की मात्रा है तो लघु की मात्रा, यानी कि म में लघु की मात्रा हो जाएगी, और य में देखिए यही है अनुस्वार की मात्रा। अंग की मात्रा को क्या कहते हैं? अनुस्वार की मात्रा। तो अंग अनुस्वार की मात्रा है य में, तो य में गुरु वर्ड से डिनोट कर देंगे, और क में अ है तो लघु, यानी कि एक लघु एक गुरु एक लघु, कुल चार मात्राओं का समय मयंक में लगा हुआ है, क्योंकि गुरु को हम 2 मात्राओं में काउंट करते हैं। गुरु की मात्रा को लेकर ये 4 मात्राओं का समय लगा हुआ है। इसी तरह अंदर है, अंदर में अ पे अंग की मात्रा है तो एक गुरु हो गया, द पे अ है तो 1 मात्रा का समय, र पे भी 1 मात्रा का समय, यानी कि इसमें भी 4 मात्राओं का समय लगा हुआ है। सुंदर है, इसी तरह सुंदर में अंग की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, और द पे लघु की मात्रा है, और र पे भी लघु की मात्रा है, यानी कि इसमें भी 4 मात्राओं का समय लगा हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण क्या माना जाएगा? यानी कि संयुक्ताक्षर से पूर्व के वर्ण को क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा या लघु माना जाएगा? वो हम देख लेते हैं। उत्तर है संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु होता है। जो संयुक्ताक्षर से ठीक पूर्व का वर्ण होगा वो भी गुरु वर्ण होगा। इसको ध्यान रखने वाली चीज है ये सभी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है
कि संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ड क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा लघु होगा, गुरु होगा, ऐसे 2 ऑप्शन और दे देगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, सही तरीके से। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आपको याद रहे कि किसमें क्या रहेगा। तो संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु होता है, परंतु शिरोरेखा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग हो। उदाहरण है स्थान। स्थान में देखिए ये संयुक्ताक्षर है, आधा स थ में मिला हुआ है, लेकिन संयुक्ताक्षर स से ठीक पहले कोई वर्ण नहीं है, तो ये स्वर रहित वर्ण है। स्वर सहित होता, पूरा स होता तो एक मात्रा काउंट किया जाता, लेकिन आधा स है और उसके ठीक कोई वर्ण नहीं है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं काउंट की जाएगी। थ पे आ की मात्रा है तो गुरु की मात्रा, और न पे अ की मात्रा है तो लघु की मात्रा, यानी स्थान में 3 मात्राओं का समय लगा हुआ है। इसी तरह से रक्षा है। छ में, छ एक संयुक्ताक्षर है, तो छ के ठीक पहले का र में लघु की मात्रा हम काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे छ क्षत्रिय क्या है, ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर के ठीक पहले का वर्ड क्या होता है, गुरु होता है, तो यहाँ पे र पे गुरु काउंट करेंगे, और छ पे आ की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु हो जाए, यानी कि 4 मात्राओं का समय रक्षा में लगा हुआ है। इसी तरह से राजस्थान है। राजस्थान पे र पे आ की मात्रा है तो गुरु, ज पे कोई ज, देखिए आधे स के ठीक पहले ज है, तो संयुक्ताक्षर स के ठीक पहले के वर्ड पे हम गुरु की मात्रा मानेंगे, और ये आधे स की कोई मात्रा नहीं होगी, और थ पे आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, न पे अ की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें लघु की मात्रा होगी उसमें 1 मात्रा काउंट करेंगे, और जिसमें दीर्घ की मात्रा होगी उसमें गुरु की मात्रा काउंट करेंगे। इसमें राजस्थान में कुल कितनी मात्राएं हैं, तो 3 गुरु हैं, यानी कि 6 और 1 ये 7 मात्राओं का समय राजस्थान में लगा हुआ है। उसी तरह से पुत्र है। देखिए त्र एक संयुक्ताक्षर है, और त्र के ठीक पहले प पे गुरु मान लेंगे हम, गुरु की मात्रा, और त्र पे अ की मात्रा है तो 1 मात्रा। तो इस तरह से 3 मात्राओं का समय पुत्र में लगा हुआ है। यज्ञ देख लेते हैं। ज्ञ क्या है, संयुक्ताक्षर है, और संयुक्ताक्षर के ठीक पहले पे के वर्ड पे हम गुरु की मात्रा मान लेंगे, और ये ज्ञ पे अ की मात्रा है तो लघु की मात्रा, यानी कि यज्ञ में कुल 3 मात्राओं का समय लगा हुआ है। इसी तरह से विद्यालय है, तो जो द्य है, ये विद्यालय में द्य क्या है, संयुक्ताक्षर है, और इसके ठीक पहले छोटी की मात्रा भले ही है, लेकिन यहाँ पे गुरु वर्ड काउंट हो जाएगा, गुरु की मात्रा, और द्य पे आ की मात्रा है तो इसमें भी गुरु, और ल पे अ की मात्रा है तो लघु की मात्रा, और य पे भी लघु की मात्रा, क्योंकि अ की मात्रा सम्मिलित है इसमें, तो इसलिए 2 गुरु यानी 4 मात्रा, और ये 2 4 2 6 मात्रा। विद्यालय में कुल 6 मात्राओं का समय लगा हुआ है। आप भी इसको खुद से भी आप अपने किसी भी कॉपी में, रफ कॉपी में लिख के आप भी मात्राओं को काउंट करना सीख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, और महत्वपूर्ण बिंदु ये है, महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लेते हैं। बिंदु से मात्रा पर कोई, चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि चंद्र बिंदु, ये जो चंद्र बिंदु है इससे मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कहीं भी जैसे हसना में ह पे, ये हसना है, हसना में क्या है, ह पे चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे 2 मात्राओं को नहीं काउंट करेंगे, 1 ही मात्रा, क्योंकि चंद्र बिंदु से मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 1 मात्रा का समय लगेगा, और स पे 1 मात्रा, न पे आ की मात्रा है तो गुरु, तो यानी कि 1 गुरु 2 लघु 4 मात्राओं का समय हसना में लगा हुआ है। चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। स्वर रहित आधा वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या माना जाता है? स्वर रहित आधा वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या माना जाता है? तो हम देख लेते हैं, जिसमें जैसे ये देख लेते हैं हम, जैसे ये स आधा स लिखा है, ये क्या है? स्वर रहित है। अगर ये पूरा स लिखा होता तो स्वर सही होता है, स्वर सहित होता। देखिए आधा स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हलंत करके, और स ऐसे करके और प्लस अ, ये क्या होता है? स्वर सहित होता है, तब जाके क्या बनता है? स बनता है। इसको स्वर सहित बोलेंगे, इसको स्वर रहित, यानी आधा स स्वर रहित है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं हम। उत्तर है स्वर रहित आधा वर्ण से पूर्व वर्ण क्या होगा? गुरु हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्वर रहित आधा वर्ण से पूर्व के वर्ण को हम गुरु मान लेंगे, तथा स्वर रहित वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि ये आधा, इसमें अ की मात्रा तब हो जाएगी जब ये पूरा हो जाएगा, और जब ये आधा है तो इसमें कोई मात्रा नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। वल्लभ, वल्लभ में क्या है? वह पे देखिए यहाँ पे ल है और आधा इसमें लिखा है ना, स्वर रहित आधा वर्ण से पूर्व वर्ण गुरु माना जाएगा। तो ल आधा है और इसके ठीक पहले का वर्ण क्या है? व है, तो वह पे क्या हो जाएगा? गुरु की मात्रा हो जाएगा। और लिखा है तथा स्वर रहित वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वर रहित वर्ण ल जो आधा ल है वो स्वर रहित है, तो उसमें कोई मात्रा नहीं काउंट की जाएगी। और जो पूरा ल है उसमें अ की मात्रा है, तो उसमें एक मात्रा यानी लघु की मात्रा काउंट की जाएगी। भ में भी अ की मात्रा है तो उसमें भी लघु की मात्रा को काउंट किया जाएगा। यानी कि वल्लभ में कुल कितनी मात्राओं का समय लगा हुआ है? तो एक गुरु दो लघु, यानी कि 4 मात्राओं का समय वल्लभ में लगा हुआ है। इसी तरह से हम देख लेते हैं उज्ज्वल को। उज्ज्वल में देख लेते हैं, जैसे आधा ज है और उसके ठीक पहले के वर्ण में गुरु की मात्रा, और आधा आधा ज है तो वो स्वर रहित है, तो उसमें दोनों में कोई मात्रा नहीं। व में अ की मात्रा है तो एक लघु की मात्रा, ल में भी अ की मात्रा है तो एक लघु की मात्रा। यानी कि उज्ज्वल में कुल कितनी मात्राओं का समय लगा हुआ है? एक गुरु दो लघु, यानी कि 4 मात्राओं का समय उज्ज्वल में लगा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, उसको देख लेते हैं हम। मह लह नह से पूर्व वर्ण लघु होता है। जैसे इसमें क्या था? वल्लभ, वल्लभ है तो वहां पे हम उसके ठीक पहले के वर्ण को क्या मानते हैं? गुरु। लेकिन अगर मह लह नह से पूर्व वर्ण लघु होता है, जिसमें मह जुड़ा हुआ होगा, आधा म और ह, जिसमें आधा ल और ह जुड़ा हुआ होगा, जिसमें आधा न और ह जुड़ा होगा, उसके ठीक पहले के वर्ण को हम गुरु नहीं मानेंगे। अगर उसमें दीर्घ की मात्रा होगी तो भी गुरु मानेंगे, नहीं तो अन्यथा हम लघु ही मानेंगे। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, जैसे तुम्हारा। देखिए यहाँ पे त के पहले क्या है? आधा मैं है। अगर यहाँ म के बाद ह नहीं होता तो हम त पे गुरु की मात्रा मानते, लेकिन यहाँ म के बाद ठीक है, आधा म के बाद ठीक है, ह है, तो हम तू पे क्या मानेंगे? लघु की मात्रा मान लेंगे, एक मात्रा का समय। और म पे कोई मात्रा का समय नहीं मानेंगे, यानी कि त पे एक मात्रा, म आधा है तो कोई मात्रा नहीं, ह पे आ की मात्रा है तो गुरु, और र पे आ की मात्रा है तो गुरु। यानी एक लघु दो गुरु। एक लघु दो गुरु का मतलब है कि 2 2 4 1 5 मात्रा का समय तुम्हारा में लगा हुआ है। इसी तरह से उन्होंने है, देखिए न और ह साथ में आ गया, आधा न और ह साथ में आया है, तो आधे न के ठीक पहले के वर्ण को अगर ह नहीं होता तो गुरु मान लेते, लेकिन न के ठीक बाद है तो इसलिए ऊ पे हम लघु की मात्रा को काउंट करेंगे। न आधा है तो कोई मात्रा नहीं, ह पे ओ की मात्रा है तो गुरु, और न पे की मात्रा है तो
गुरु की मात्रा, यानी 2 और 2 4 1 5 मात्राओं का समय उन्होंने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया उसमें से कुछ प्रश्न आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप सभी को इस वीडियो को बार बार ये वीडियो आप देखेंगे तो आप सभी को ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में इन सभी प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। छंद के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। छंद के और भी प्रश्नोत्तरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।